अरे छाया, क्या वहीं खड़ी रह गई? तेरी वजह से मेरे पैरों में दर्द होने लगा। थोड़ा जल्दी नहीं चल सकती क्या? देख, सूरज भी डूब गया और हम अभी तक घर नहीं पहुंचे। माफ करना दीदी, वो रास्ते में छोटी मुनिया रो रही थी, उसकी पतंग पेड़ में अटक गई थी, बस वही उतारने में थोड़ी देर हो गई। तुझे तो बस पूरे गांव की सेवा करने का ठेका मिला हुआ है। अरे उसे रोने देती, उसके घर वाले हैं ना। हर किसी के मामले में अपनी टांग अड़ाना जरूरी है क्या? चल अब जल्दी, मुझे जोरों की भूख लगी है। चलिए दीदी, अब बस घर आ ही गया। दोनों घर पहुंचती हैं। उनकी माँ कमला आंगन में बैठी उनका इंतजार कर रही थी। आ गई मेरी बच्चियाँ। आज तो बहुत देर कर दी तुम दोनों ने, मैं तो चिंता करने लगी थी। अरे माँ पूछो मत, आज तो गांव के नुक्कड़ पर गोलगप्पे वाला आया था। इतनी भीड़ थी कि पूछो मत, लेकिन गोलगप्पे वाला भी सबसे पहले मुझे ही दे रहा था। आखिर मैं हूँ ही इतनी सुंदर। मैंने तो 10 रुपए की तीखे वाले गोलगप्पे खाए, बहुत मजा आया। हाँ हाँ, मेरी बेटी है ही चांद का टुकड़ा, उसे तो सब पहले पूछेंगे ही। अच्छा छाया बेटा, तूने भी खाए? हाँ माँ, मैंने भी खाए, पर जब मैं खा रही थी तो मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने आपके लिए खट्टा मीठा पानी अलग से बंधवाया है और सूखी पापड़ी भी रखवा ली है, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है। ला मेरी बच्ची, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। आज मेरा बड़ा मन कर रहा था। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। तू हमेशा दूसरों का कितना सोचती है। वाह माँ, इसकी 2 गोलगप्पे के आगे आपने तो इसे सर पर ही चढ़ा लिया। ये सब इसकी चालें हैं आपका दिल जीतने की। मुझसे तो कभी नहीं पूछा कि मुझे और खाने हैं या नहीं, बस अपना दोना लेकर चली आई आपको दिखाने के लिए। बेटा तू उसकी बातों का जरा भी बुरा मत मानना, वो नासमझ है। दुनिया रूप देखती है पर भगवान मन देखता है। सोने को कितना भी कीचड़ में डालो, रहता तो सोना ही है, और तू तो मेरा सोना है। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? दीदी नासमझ नहीं, बस थोड़ी नादान है। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, उनका गुस्सा सहना तो मेरा फर्ज है। आप बस परेशान मत हुआ कीजिए। तभी वहाँ पर शीला मौसी आ गई और बोले, कल मेरे यहाँ पर हवन पूजा का कार्यक्रम है, तो तू अपनी दोनों बेटियों के साथ मेरे घर पर जरूर आना। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर जरूर आऊंगी। अगले दिन कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ तैयार होकर शीला मौसी के घर पहुंच गए। वहां गांव की कुछ औरतें भी इकट्ठा थीं। गांव की औरतें माया और कमला को देखकर आपस में बात करने लगी। अरे बहन, इन दोनों बहनों के रंग रूप में कितना बड़ा फर्क है। माया जहाँ इतनी सुंदर है किसी हीरोइन की तरह, वहाँ छाया एकदम सांवली है। अरे हाँ बहन, तुम सच कहती हो। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों सगी बहनें हैं ही नहीं, न जाने क्या मामला है। उन दोनों की बातें छाया और माया दोनों सुन लेती हैं। माया बहुत खुश होती है अपनी तारीफ सुनकर और कहती है, माँ सुना तुमने, वो लोग मेरी ही तारीफ कर रहे हैं। एक बात तो सच है माँ, कि छाया कहीं से भी मेरी बहन नहीं लगती। कहाँ मैं इतनी सुंदर और कहाँ छाया बस ऐसी ही आम सी दिखने वाली लड़की। माया, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, वो तुम्हारी छोटी बहन है, और सुंदरता केवल रूप से नहीं होती बल्कि गुण से भी होती है। ओ माँ, अब तुम फिर से अपनी कहानी मत शुरू कर देना। मैं तो जा रही हूँ कुछ खाने। माया वहाँ से चली जाती है। तब कमला छाया से कहती है, छाया, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। लोगों की तो ऐसे ही बातें करने की आदत होती है। जब तक वो चटपटी बातें न कर ले, उन्हें खाना हजम ही नहीं होता है। माँ, मुझे कोई भी बात बुरी नहीं लगी। माया दीदी मेरी बड़ी बहन है, अगर उनकी तारीफ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। चलो हम भी कुछ खा लेते हैं। तभी शीला मौसी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे कमला, पूरी बनाने वाली की अचानक तबीयत खराब हो गई है और सभी मेहमान खाना खा रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? क्या किचन में जाकर थोड़ी पूरियां बनवा दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और मेरे साथ साथ छाया भी मेरी मदद करेंगी। और फिर छाया और उसकी माँ दोनों मिलकर शीला मौसी के किचन में जाकर मेहमानों के लिए पूरियां बनाती हैं। माँ, तुम्हें पता है गांव में मेला लगा हुआ है। तुम्हें तो पता है मुझे मेला देखना कितना पसंद है। चलो ना माँ, हम मेला घूमने जाएंगे।
बेटी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ऐसा करो कि तुम छाया के साथ मेला देखने के लिए चली जाओ। ठीक है माँ, मैं छाया के साथ ही चली जाती हूँ। बेटी, शाम को घर जल्दी आ जाना। भले घर की लड़कियां रात को ऐसी घूमती हुई शोभा नहीं देती। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। छाया और माया दोनों मेला देखने के लिए निकल पड़ती हैं। मेले में दोनों ने अपने अपने लिए कुछ चीजें खरीदी और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। घर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वो दोनों इस जंगल से गुजर रही थीं, तभी कहीं से करहाने की आवाज आई। हाय हाय हाय। दीदी, ये आवाज सुन रही हो? लगता है कोई तकलीफ में है। शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत है। अरे, किसी को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, ये तेरे दिमाग का वहम है। तुझे तो बस मदद करने का भूत सवार रहता है। तुम कुछ भी कहो दीदी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर छाया ने पलटकर देखा तो सामने एक बुजुर्ग माँ जमीन पर गिरी हुई थी। छाया ने दौड़कर बुजुर्ग माँ को उठाया और बोली, आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पास में रहती हूँ, अपने घर के लिए पानी लेने आई थी, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। मैं आपके घर तक पानी पहुँचा देती हूँ। ऐसी हालत में आपसे चला नहीं जाएगा। आपको मेरी मदद की जरूरत है। चलिए, मैं आपके घर तक ये पानी पहुँचा देती हूँ। छाया ऐसा कहकर बुजुर्ग माँ के घर के लिए निकल पड़ी। माया वहीं खड़ी रही। छाया और बुजुर्ग माँ जल्दी ही बुजुर्ग माँ के घर पहुँच गए। आप यहाँ अकेली रहती हो? हाँ बिटिया, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति एक तपस्वी थे, मैं उन्हीं के साथ यहाँ रहती थी। उनका देहांत बहुत पहले हो गया था। मेरा एक बेटा था, 2 साल पहले उसकी भी मृत्यु हो गई, तो अब मैं अकेली ही रहती हूँ। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने पति की दी हुई ये अंगूठी तुम्हें दे रही हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। ये आपकी अंगूठी है, आपकी अमानत है। मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? अरे बेटी, मेरा इस दुनिया में अब है ही कौन? ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे खुशी होगी। इसे रख लो बेटा। छाया वो अंगूठी ले लेती है, तभी बुजुर्ग माँ उससे कहती है, छाया बेटी, इस अंगूठी को मामूली अंगूठी मत समझना। ये मेरे पति की दी हुई निशानी है। ये अंगूठी जादुई है। जब भी तुम जीवन में किसी भी मुसीबत में फंस जाओ, अंगूठी तुम्हारी खुद ब खुद मदद करेगी। छाया ने बुजुर्ग माँ को धन्यवाद दिया और फिर जल्दी जल्दी वहां से निकल पड़ी। छाया ने अपनी माँ को उस अंगूठी के बारे में सब कुछ बता दिया था। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन कमला के पति रमेश शहर किसी काम से गए हुए थे और वापसी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जब माया और छाया को पता चलती है तो वो दोनों अपनी माँ को साथ में लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। कमला के पति का बहुत बड़ा और बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उनके सर में भी काफी गंभीर चोटें आई थीं। बुजुर्ग माँ की दी हुई अंगूठी, क्या ये पिताजी को ठीक कर सकती है? मैं अभी इसकी जांच करके देखती हूँ। छाया अंगूठी को निकालकर कहती है, हे जादुई अंगूठी, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरे पिताजी को बिल्कुल ठीक कर दो। वो हमारी जीवन का एकमात्र सहारा है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। छाया के ऐसा कहते ही उस अंगूठी से एक रोशनी निकलती है जो उसके पिताजी पर पड़ती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देखकर पीछे खड़ी कमला और माया भी चौंक पड़ते हैं। छाया के पिताजी उससे पूछते हैं, ये चमत्कार कैसे हो गया? मैं ठीक कैसे हो गया? वो जादुई अंगूठी तो मेरे पास होनी ही चाहिए। अगर वो जादुई अंगूठी मेरे पास होती तो मैं अपनी कितनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती थी और इस गांव की नहीं, इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन सकती थी। मैं उस जादुई अंगूठी को उस काली कलूठी छाया से कैसे हासिल करूं? कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी एक ही घर में 2 जुड़वा भाइयों के साथ हो जाती है।
ससुराल में आज दोनों बहनों का पहला दिन था। छाया रसोई घर में जाकर सभी के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती है और फिर जल्दी जल्दी सबको खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। तभी छाया की ननंद प्रिया कहती है, भाभी, आपने तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। माया ये सब सुन रही थी और वो अपने मन में कहती है, सही कहा तुमने प्रिया, छाया के हाथों में जादू है, वो जादुई अंगूठी, वरना उसके बिना तो छाया कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती। छाया अपने ससुराल में सभी का बहुत ख्याल रखती थी। वो कभी अपने सास से बातें करती तो कभी काम में अपनी ननद की मदद करवाती। ससुराल में छाया को सभी लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन माया सुंदर थी, इसीलिए माया की भी तारीफ किया करते थे। माया को इस बात पर बहुत घमंड था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक बार की बात है, गांव में अचानक पानी की समस्या आ गई। सूखा पड़ चुका था। दूर दूर तक गांव में किसी को भी पानी नहीं मिल रहा था। सभी गांव वाले अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की तलाश में थे और परेशान थे। तब छाया एक दिन अपनी सास से बोली, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं गांव के पानी की समस्या दूर कर सकती हूँ। तुम पानी की समस्या दूर कर सकती हो? वो भला कैसे? ये सुनकर छाया ने अपनी सास को जादुई अंगूठी के बारे में सब कुछ बताया। छाया की सास बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है छाया, तुम कल ही सभी गांव वालों को बुलाकर तुम्हारी जादुई अंगूठी से उन्हें पानी दे देना। अगले दिन विमला छाया को लेकर गांव की हैंडपंप के पास जाती है और वहां पर पहले से ही गांव के कुछ लोग उपस्थित थे। फिर छाया अपनी अंगूठी से कहती है, हे जादुई अंगूठी, इस हैंडपंप का पानी कभी खत्म ना होने देना, ताकि गांव वालों को कभी भी पानी की समस्या ना आए। और फिर क्या होना था? हैंडपंप से लगातार पानी निकलने लगता है। उसके बाद सभी लोग छाया की खूब तारीफ करने लगे। सब लोग इस आश्चर्यजनक मंजर को देखकर हैरान थे और एक औरत ने कहा, विमला, तुम्हारी बहू छाया ने तो सारे गांव वालों की समस्या का समाधान चुटकी में कर दिया। ऐसे गुण वाली बहू हर किसी को नहीं देता है भगवान। ऐसा दिल भी भगवान सबको नहीं देता। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें छाया जैसी बहू मिली है। माया ने मन ही मन सोच लिया, छाया को ये सारी तारीफ सिर्फ उस जादुई अंगूठी की वजह से मिल रही है, वरना छाया मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अगर मैं छाया को मार डालूं तो ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ करेंगे और वो जादुई अंगूठी भी मेरी हो जाएगी और उससे मैं जो चाहे वो करवा सकूंगी। और फिर माया ने ऐसा ही किया। वो छाया को किसी बहाने से नदी के किनारे ले गई और छाया से बोली, छाया, तू मेरी छोटी बहन है और मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या तू अपनी ये अंगूठी मुझे नहीं दे सकती क्या? क्यों नहीं दीदी? आज से ये अंगूठी आपकी हो गई, लेकिन याद रखना, इसका कभी भी कोई गलत इस्तेमाल मत करना। अंगूठी लेते ही माया छाया को नदी में धक्का दे देती है। छाया चिल्लाती रहती है, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे पानी से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। लेकिन माया वहां से चली जाती है। घर आकर माया सभी को बताते हैं, सासू माँ, मैं क्या बताऊं, दीदी नदी में कूदकर मर गई। मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो अपने सांवले रंग से बहुत परेशान थीं। कहती थीं कि सब उनका मजाक उड़ाते हैं, मुझसे उनकी तुलना करते हैं, इसीलिए वो नदी में कूद गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छाया को अपने रंग रूप से कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे भी वो सांवली ही पसंद थी। जरूर तुमने ही उसे धक्का दिया होगा। ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? माया भला अपनी बहन को धक्का क्यों देगी? ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी छाया को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। ऐसा कहकर राहुल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ छाया नदी में बहती हुई दूसरे गांव चली जाती है। वहां कुछ मछुआरे जो मछली पकड़ रहे थे, उनके जाल में छाया फंस जाती है। मछुआरे उसे अपने घर ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, लेकिन छाया होश में नहीं आती। तभी एक मछुआरा कहता है, अरे,
ये तो होश में ही नहीं आ रही है। ऐसा करते हैं कि पड़ोस में एक बुजुर्ग माँ रहती हैं, उन्हें बुलाते हैं। शायद उनके पास कोई दवाई हो या वो इसे ठीक कर सकें। कुछ मछुआरे पड़ोस में जाकर बुजुर्ग माँ को ले आते हैं। ये वही बुजुर्ग माँ थी जिन्होंने छाया को जादुई अंगूठी दी थी। बुजुर्ग माँ छाया को देखते ही चौंक जाती है। वो आंखें बंद करती हैं तो उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती है। बुजुर्ग माँ छाया के सर पर हाथ रखती है और कोई मंत्र पढ़ती है, जिससे छाया बिल्कुल ठीक हो जाती है और उठकर बैठ जाती है। छाया बुजुर्ग माँ को देखकर चौंक जाती है। फिर बुजुर्ग माँ छाया से कहती है, छाया, तुम यहाँ कैसे आई? छाया बुजुर्ग माँ को सारी कहानी विस्तार से सुना देती है। इस पर बुजुर्ग माँ कहती है, बेटा, माया ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम कुछ दिन मेरे साथ चलकर मेरे घर पर रहो। वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां जरूर आएगी। बुजुर्ग माँ छाया को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे एक फूल दिखाकर कहती है, छाया, ये फूल देख रही हो? ये फूल कोई मामूली फूल नहीं है, बल्कि एक तरह का जादुई फूल है। तुम इस फूल को खाया करो। इससे क्या होगा माँ? जैसे जैसे तुम इसे खाती जाओगी, तुम्हारा रंग गोरा होता जाएगा। नहीं माँ जी, मैं इसे नहीं खा सकती। मुझे अपने रंग से कोई शिकायत नहीं है। मेरा रंग जैसा भी हो, मुझे उस पर गर्व है। आखिरकार मेरे अपने, चाहे वो मेरी माँ हो या बाकी सभी ने मुझे इसी रंग में अपनाया और प्यार दिया है। फिर मैं क्यों अपने इस रंग से दूर भागूं? मुझे तो अपना ये सांवला रंग बेहद प्यारा है, क्योंकि यही मेरी पहचान है। छाया की ये बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न होती है, मगर वो माया को सजा देना चाहती थी। इसलिए वो हमेशा हर दिन मंत्र का जाप करती, जिससे माया का रंग सांवला होता गया। दूसरी तरफ माया का रंग थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगा। इस बात से माया बहुत दुखी थी। एक दिन वो अपनी जादुई अंगूठी से बोली, हे जादुई अंगूठी, मुझे सुंदर बना दो। मेरा जादू तुम जैसी लालची और मतलबी लड़की के हाथ में आने से खत्म हो गया है। अब मुझ में कोई जादू नहीं बचा। ये सुनकर माया बहुत दुखी होती है और उस जादुई अंगूठी को निकालकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अब माया अपने ससुराल वालों से हर दिन झगड़ा करती, उन्हें बुरा भला कहती और घर का कोई काम नहीं करती। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन माया के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। माया की ननद ने माया से कहा, भाभी, मेरी सहेली आई है, उनके लिए जरा कुछ चाय और नाश्ता बना दो। मैं क्यों बनाऊं तुम्हारी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता? आप अपनी सहेलियों के लिए खुद चाय नाश्ता बना लीजिए। ऐसा कहकर माया अंदर चली गई। मोहित, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मोहित मन ही मन सोचने लगा। मैंने माया की खूबसूरती देखकर ही उससे शादी की थी, लेकिन अब माया तो खूबसूरत बची ही नहीं। किसी तरह से मुझे माया से पीछा छुड़ाना होगा। और ये कहकर मोहित माया को उसी नदी के किनारे ले गया, जिस नदी के किनारे माया ने छाया को धक्का दिया था। माया, मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखकर ही तुमसे शादी की थी, वरना गुण नाम की तो कोई भी चीज तुम में नहीं है, और अब वो खूबसूरती भी खत्म हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। लेकिन इससे पहले कि माया कुछ और कहती, मोहित ने माया को उसी नदी में धक्का दे दिया। माया बहती हुई दूसरे गांव में नदी के किनारे पहुंच गई, जहां वो कुछ मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने उसे जाल से निकाला और अपने घर ले आए। जब माया होश में नहीं आई, उन्होंने बुजुर्ग माँ को फिर से बुलवाया। बुजुर्ग माँ ने माया को देखते ही पहचान लिया। उसके बाद बुजुर्ग माँ ने माया के माथे पर हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ा और माया बिल्कुल ठीक हो गई। माया बुजुर्ग माँ को देखकर चौंक गई। तब बुजुर्ग माँ बोली, तुम यहाँ कैसे आ गई माया? ये सुनकर माया रो पड़ी और बुजुर्ग माँ को सारी बातें बताईं। उसकी सारी बातें सुनकर बुजुर्ग माँ बोली, ये तुम्हारे कर्मों का फल है माया। तुमने जो बोया था आज तुमने वही काटा, तो फिर दुख कैसा जता रही हो? अपनी बहन के साथ जो किया वो पलटकर तुम्हारे साथ हुआ। ये तो होना ही था। माया को अपनी गलती का एहसास था। वो बुजुर्ग माँ से बोली, आप सही कह रही हैं बुजुर्ग माँ।
आज मुझे एहसास हो गया कि हमेशा मैंने अपनी बहन के साथ गलत किया और आज मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। अगर मेरी बहन कहीं मुझसे मिलती तो मैं उससे माफ़ी मांगती, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो भी नहीं लिखा। मैं पूरी दुनिया में अब अकेली हो चुकी हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये सारी बातें पीछे खड़ी छाया सुन रही थी। वो आगे आई और बोली, नहीं दीदी, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगी। माया ने छाया को देखा और उससे माफी मांगने लगी। छाया ने उसे माफ कर दिया और बुजुर्ग माँ से बोली, बुजुर्ग माँ, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, एक एहसान और कर दीजिए, मेरी दीदी का रूप उसे लौटा दीजिए। बुजुर्ग माँ ने कुछ मंत्र पढ़े, माया अपनी असली रंग रूप में वापस आ गई। इसके बाद दोनों बहनें अपनी ससुराल लौट आईं। सभी लोग उन दोनों बहनों को देखकर बहुत खुश हुए। मोहित ने भी माया से अपने किए की माफी मांगी और सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहने लगे।